हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं नाउन का पार्ट 3। इससे पहले आपने 2 पार्ट देख लिए होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3। पिछली बार की तरह आज भी हम लोग कुछ अच्छे चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये जल्दी से मैं पार करता हूँ। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था, एपोस्ट्रॉफ प्लूरल बनाने मैंने सिखा दिया था। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए, आज का सबसे पहला ट्रिक्स क्या है पढ़ते हैं। डू नॉट यूज मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ इन अ सिंगल सेंटेंस। मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाद में जाके ये भी चल के सीखेंगे कि कैसे करके हम लोग एक ही सेंटेंस में 2 एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करेंगे। खैर वो बाद की बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज का ज्ञान मिला कि 2 एपोस्ट्रॉफ एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आएगा। सेंटेंस पढ़िए, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स सिस्टर इज कमिंग टुमारो। इसका अगर मैं हिंदी आपको बताऊं तो मेरे भाई के फ्रेंड की बहन कल आ रही है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने देखा इमीडिएट समझ जाइएगा कि ये इनकरेक्ट है। अब यहां पर कुछ टीचर बता के पार हो जाते हैं, लेकिन एक शंका मन में रहेगा। मान के चलिए आप एग्जाम में गए और एरर करेक्शन में ऐसे आया। मान के चलिए ये ए है, आपको पता ही एग्जाम पे ऐसा लिखा रहता है, ये बी है, ये सी, और चौथा में बोलता है नो एरर। अब हमें पता है कि 2 एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं होता है। अब मान के चलो मैंने ही आपको केवल इतना ही बता के छोड़ दिया, तो फिर आप तो टेंशन में रह जाएंगे, सर आता तो है लेकिन एग्जाम में गलत किसको करेंगे, ए को करेंगे कि बी को करेंगे। समझ रहे हो सारे बच्चे? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा माई ब्रदर्स फ्रेंड्स सिस्टर लिखा हुआ है, तो आप ए को गलती करोगे कि बी को गलती करोगे। तो 2 एपोस्ट्रॉफ जब भी लिखा हुआ हो तो हमेशा सेकंड वाले में आपको बोलना है कि यहाँ पे गलत है। समझ में आया? क्योंकि अपने को 1 नंबर लेना है एग्जाम में किसी भी तरह से। अब बात उठती है, सर अगर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो फिर इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो पहले पढ़ते हैं, फिर आपको ट्रिक्स सिखाएंगे। द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, ये इसका सही रूप है। अब यहां पर आपको एक कारण और मिलेगा, सर आपने ऐसा क्यों बोला कि सेकंड वाला ही गलत होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। देखो, जब मैंने इसका सही क्रम लिखा तो ये अपनी जगह में एकदम परफेक्ट लिखा हुआ, इसलिए वो सही था, सेकंड वाला हमारा गलत था। बात समझ में आया? अब आप कैसे याद करेंगे कि इसको सही कैसे किया जाए? तो कुछ नहीं करना है, जो बाद वाला एपोस्ट्रॉफ एस है उसके बाद वाला वर्ड को लिख दो पहले, फिर लगा दीजिए ऑफ, ये मैंने पहले भी सिखाया है, और उसके बाद लगा दीजिए जो फर्स्ट वाला वर्ड है, देखो माई ब्रदर। उसके बाद आप उतार दीजिए सेंटेंस पूरा। फिर से सीखिए क्या मैंने बोला, आपको मैं सिखाता हूं। ये हो गया पहला वर्ड, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अगर आप वह नहीं करो ना, रीजनिंग के जैसा सिखा देते हैं अगर आपको ज्यादा टेंशन। कोई आपको टीचर बोला इसको सही करके दिखाओ तो ध्यान रखिएगा ये वाला से ये वाला पूरा कॉपी हो जाएगा। देखिए इज के बाद पूरा कॉपी है ना। अब कैसे सही करेंगे तो इसका मैं बताता हूं। 4, सबसे पहले ये वर्ब छोड़ करके बहुत गोल्डन ट्रिक्स बता रहे हैं। 4 नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आएगा हो सकता है वो 5 तक चले। तो जो वर्ब है उसके पहले वाला वर्ड आएगा और फिर शुरू से लेके लास्ट तक छपाई करना है। आप लोग ऐसे भी छापने में मस्त हो ना, देखो आपका टीचर आपके साथ बैठा हुआ। आइए पढ़ते हैं कि हमने सही किया क्या। देखो 4 नंबर लिखना था, सिस्टर आ गया, द आपको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक्स मैंने क्या बताया, ऑफ लगाना है। क्यों लगाना है मैंने बताया, डबल एपोस्ट्रॉफ एस को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद देखिए शुरू से मैंने कॉपी पेस्ट तो मारा है, माई माई, ब्रदर्स ब्रदर्स, फ्रेंड्स फ्रेंड्स,
कहानी खत्म। मतलब फ्रेंड तो नहीं लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स फ्रेंड ही तो लिखना पड़ेगा, इसके बदले तो ये आ गया। तो कितना आसान है देखिए कन्वर्ट करना। इंग्लिश को मैंने थोड़ा रीजनिंग के जरिए आप अरेंज कर लो, है ना। तो सोचिए कि मैंने डिकोड व क्रम सिखाया कि किस तरह से आपको प्रयोग करना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आपको थोड़ा आगे लेकर के। नेक्स्ट देखिए टाइटल क्या है, वही है डू नॉट यूज मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ इन अ सिंगल सेंटेंस। अब आपके पास 4 सेंटेंस नजर आ रहा होगा, 2 सेंटेंस मिलता जुलता, फिर 2 सेंटेंस मिलता जुलता। एक्चुअली ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट है, उसमें से कुछ पोर्शन मैंने उठाया है। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स फाइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, यहां पे भी एपोस्ट्रॉफ लगा है और यहां पे भी एपोस्ट लगा है। शुरुआती क्रम में देखने पर पक्का ये गलत प्रतीत होता है। तो अगर मुझे इसको सही दिखाना है तो हस्बैंड एंड वाइफ्स यानी एक में एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे तो सही होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा चीज आप सीखने वाले हैं जो शायद टीचर बताने से चूक जाते हैं। अगर आप इंग्लिश बहुत बेहतर जानना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। आगे में आप सीखेंगे कि कब किस केस में दोनों सही होगा। इसी तरह से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रूम, एंड इसमें लिखा हुआ टीचर एंड स्टूडेंट्स रूम। एक तरह से लगता है कि डबल एपोस्ट्रॉफ तो सर गलत है, लेकिन ये सही है। लेकिन कंडीशनल दोनों सही होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, परेशान मत होइएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें भी एपोस्ट्रॉफ्स लगाए हैं, इसमें भी एपोस्ट्रॉफ लगाए हैं, एपोस्ट्रॉफ एस की बात मैं कर रहा हूं, तो इससे सूचना मिलता है कि ये इसका अलग बताना है और इसका अलग बताना है। अभी आप फाइट पे मत फोकस करिएगा, आप ऐसे समझो, मान के चलिए कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपके साथ हम भी एक ही रूम में बैठते हैं कि नहीं। तो अगर टीचर और स्टूडेंट का एक ही रूम हुआ तो ध्यान रखिएगा दोनों में एक ही में एपोस्ट्रॉफ लगेगा। और किसमें लगेगा सर? बाद वाले वर्ड में। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, वी आर लर्निंग, ठीक है, या आप कह सकते हो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन निशान सर क्लासेस रूम, ऐसे बोल दो, काम खत्म। इससे पता चला कि टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो निशान सर क्लासेस के रूम में जो पढ़ते हैं ना, एक ही रूम में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये पता चला। और अगर मैंने दोनों में एपोस्ट्रॉफ लगा दिया तो इससे पता चलता है कि ये दोनों के कमरे अपने अपने हैं। समझ रहे हो बात? तो इस अर्थ में दोनों सही हुआ। क्योंकि थोड़ा समझिए, अगर मैंने इंग्लिश में मना कर दिया भाई कि डबल एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं होगा, और थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे बोलना पड़े कि यार ये उसका रूम है, ये मेरा रूम है, तो फिर तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि वस्तु में जो है हम लोग एपोस्ट्रॉफ नहीं लगा सकते, ये भी तो हमने पढ़ा हुआ। इंसानों में तो लगा सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे इसको यूज करें। आइए देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा है। महेशेस, ठीक है ना, एंड सीमाज स्कूटीज आर रेड एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली। अब आप बहुत अच्छे से बुद्धिमानी से समझ गए हो। टाइटल देख लो, ट्रिक टू यूज मल्टीपल एपोस्ट्रॉफ इन अ सिंगल सेंटेंस। कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे आपको करना है, तो एकदम इसी तरह से। अगर आपको इन दोनों को सही दिखाना है तो दोनों के बारे में अलग अलग बताना पड़ेगा। तो हमने यहां बताने का प्रयास किया कि महेश और सीमा की जो स्कूटी का कलर है ना, वो अलग अलग रंगों के है। तो यहां पर महेश के लिए मैंने बोला ये रेड रंग का स्कूटी है और सीमा के पास ब्लू रंग का स्कूटी है। देखिए बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हुआ होगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रूम आर लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। देखो मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया और बहुत आराम से समझ में आ गया। जैसे ही मैंने देखा कि टीचर्स लगा हुआ स्टूडेंट्स, यहां तक अगर कोई बोले कि क्या सही है, तो अगर इनकम्प्लीट लिखा रहे तो यार पक्का गलत है। यही आपको सिखाना है। इसके बाद मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा और अपना ट्रिक्स यूज किया कि दोनों के बारे में अलग अलग चीज लिखा है तो सही हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा तो बताया जा रहा है कि टीचर का रूम लेफ्ट में है और स्टूडेंट का रूम राइट में। डेफिनेटली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है।
अगर मैं ऐसा लिख दूं कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रूम्स, ठीक है ना, आर राइट कॉर्नर, अगर मैं आपको बोलूं क्या ये सही है तो ये 100% इनकरेक्ट है। अब आप खुद ही बोल रहे हैं सर जी हाँ सर बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों का अगर एक ही रूम है तो दोनों में एपोस्ट्रोफ कभी नहीं लगेगा। आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए और रेडीमेड तैयार किया है आज के जमाने के हिसाब से, फ्लू यानी सर्दी एंड कोरोनाज। तो जैसे ही आपको दिखाई पड़ा यहां से लेके यहां तक, तो मेरे दिमाग में इमीडिएट विचार आना चाहिए दोनों का एक ही चीज होगा लिखा हुआ, और जो मैंने लिखा है फ्लू एंड कोरोनाज सिम्टम्स आर इक्विवेलेंट और लाइकवाइज, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, एक जैसा। तो मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो सर्दी होती है या जो कोरोना होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो आप इमीडिएट समझ गए कि यहाँ एक ही एपोस्ट्रोफ क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि दोनों के बारे में सेम चीज बताया जा रहा। अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा लिख देता तो पक्का ये सेंटेंस गलत हो जाता। आई होप बच्चे आपको क्लियर है कि डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं और किस केस में हम लोग नहीं कर सकते। बहुत आसान है। अब तो आप इसमें एडिट करके अपने बहुत सारे एग्जाम्पल खुद भी बना पाइएगा, मेरी जरूरत तो आपको नहीं होने वाली है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ, ये बड़ा मजेदार है यार। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आज जाकर के सीखेंगे अरे यही चीज बचपन में पढ़ते थे, टीचर ने तो ऐसा सिखाया ही नहीं था। हमारा मेथड क्या है, एपोस्ट्रोफ एस इज द शॉर्टकट ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड को छोटा करके हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, राइट। सेकेंड वन क्या लिखा हुआ आइए पढ़ते हैं, वी कैन हाइड सम लेटर टू यूज एपोस्ट्रोफ एस एंड मर्ज टू वर्ड। दैट मीन्स क्या हो गया कि हम लोग दो शब्दों में कुछ लेटर को छुपा देते हैं और दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं। यही है एपोस्ट्रोफ का सबसे महत्वपूर्ण काम। अब ये दो वर्ड में कौन से लेटर को छुपाना है उसका मापदंड इंग्लिश वालों ने तय किया है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग अपने से कुछ भी छुपा दें। जिस तरह से हर चीज का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, ठीक इसी तरह से दो वर्ड में कौन लेटर हाइड होगा उसका भी रेगुलेशन है, रूल है। आइए देखते हैं। अभी जैसे एक स्लाइड नजर आएगा बोलेंगे अरे बच्चे क्लास में तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, तो आज उसी को बड़ा होके फिर से देखिए। ये देखो बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े थे, तो मुझे बताइए इट इज का शॉर्टकट आपने पढ़ा था कि नहीं। हमारे टीचर बोलते उस समय हम लोग को लेकिन ये नहीं सिखाया था, इवन हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि यार एपोस्ट्रोफ एस का शॉर्टकट होता है, मतलब एपोस्ट्रोफ एस को शॉर्टकट करके लिखा गया। तो यानी इट इज को हमने क्या लिखा है, इट्स। देखिए यहां पर इज आई हट गया। जब आप दो वर्ड में एक लेटर को हटाते हो या दो लेटर को हटाते हो तो उसी के बदले ये जो है ना ये वाला आता है। क्लियर। तो यहां पर एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा, यहां मैंने एपोस्ट्रोफ एस लिख दिया है, आप एपोस्ट्रोफ बोलो ज्यादा बेटर होगा। एपोस्ट्रोफ एस नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप इसको लगा रहे हो, नॉट एस, ठीक है। एपोस्ट्रोफ इज द शॉर्टकट ऑफ टू वर्ड, राइट। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इट हैज का भी शॉर्टकट यही होता है। ये तो बच्चे को पता होता है, लेकिन हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं कि इट हैज को भी शॉर्ट में इट्स बोल सकते हैं। आप में से जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे पक्का मुझे पता है कि आपने डेफिनेटली ये नहीं पढ़ा होगा कि इट हैज को शॉर्ट में इट्स कहा जाता है। आप इट्स का मतलब इट इज ही जानते होंगे। आइए, वी आर का छोटा फॉर्म क्या है, वी आर, ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छे भाषा में क्या पढ़ते हैं, वेयर, ठीक है। उच्चारण ही यही है। यहां पे देखिए तो क्या हटा, ए हटा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को ऐसे बनाना होगा तो काहे काट दीजिएगा क्या, बोलेगा हम दो दो तो हटा देते हैं, जगह भी बचेगा, पेन का रिफिल भी बचेगा। तो भाई आप तो अपना बचा लेंगे लेकिन नंबर जाने से नहीं बचा पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो एकदम रूल के तहत चलना है मेरे भाई। इसका मतलब आपने ये सीखा कि आर में अगर कोई शब्द को छुपाना है तो केवल ए हटता है।
देखिए इसी तरह से दे आर है, ए को हटाइए, ये एपोस्ट्रॉफ चिपकाइए। समझ रहे हैं, एपोस्ट्रॉफ लगाने का चक्कर है। आर नॉट पहले से परिचित है। क्या हटेगा? जब भी नॉट में हटाना है तो क्या हटेगा? NO हटेगा। जब भी नॉट में हटाना है तो NO, माफ कीजिएगा, O हटेगा। NO मैंने बोल दिया। तो देखो ARE, फिर N लिख दिया है, O हट गया, एपोस्ट्रॉफ लग गया। विल नॉट है, सेम कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। इनको शॉर्ट में हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, WONT। अब आप बोल सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो कि सर ये सब अलग अलग क्यों होता है, तो मेरा जवाब एक ही आएगा, जो परंपरा चली आ रही उसको निभाना पड़ेगा। जिस तरह से आप शादी करिएगा तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 दिन में प्रोग्राम होता है ना। शादी में पहले नाचते गाते हैं ना, अब डायरेक्ट बोलेंगे यार जल्दी करवा दो, कल नचवा लेना, ऐसा नहीं होता है ना। सेम इसी तरह से यार इंग्लिश का हाल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज टीचर ने और नहीं बचपन में सिखाया होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ही हैड और ही वुड दोनों का शॉर्टकट हीड होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीड। ही वुड का शॉर्टकट हीड, ही हैड का शॉर्टकट हीड। ये भी आपने नया ज्ञान लिया है। आइए दाहिने तरफ देखते हैं। कैन नॉट का शॉर्टकट आपको पता है, इज नॉट का शॉर्टकट आपको पता है, ये सब में तो कोई आपको तकलीफ है ही नहीं। वी विल, और ध्यान रखिएगा वी शैल भी रहेगा। आज के ज़माने में शैल विल का में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है। दोनों का शॉर्टकट अगर हम लोग लिखें तो विल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विल। वाज नॉट का शॉर्टकट वाजंट। क्लियर? मैंने बताया था ना, नॉट में केवल ओ हट जाता है। शैल नॉट का शॉर्टकट वॉन्ट होता है, नॉट सेंट। ये नहीं लिखिएगा, ये इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है। तो विल नॉट का शॉर्टकट वॉन्ट होगा, शैल नॉट का शॉर्टकट भी वॉन्ट ही कहा जाएगा। तो बहुत आराम से समझ गए कि एपोस्ट्रॉफ इज द कंसेप्ट टू शॉर्ट टू वर्ड एंड मर्ज इट। पहले छोटा करो फिर मिला दो, कहानी खत्म करो मेरे भाई, ठीक है। बहुत आराम से समझ गए हैं। एपोस्ट्रॉफ का एक नया चक्कर आपने समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा। अब आप इस रेड वाले सेंटेंस को पढ़ो और देखो क्या सही है। पहला वाला सेंटेंस है, वी आर नॉट फॉलोइंग लॉकडाउन रूल्स। हमारे में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सही में नहीं फॉलो कर सकते। इवन हम लोग, मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, तो कभी ना कभी रैंडमली घर से निकल जाते हैं, कभी बिना मास्क लगाए चले गए, जो नहीं करना चाहिए। तो मतलब 100% डेडिकेशन के साथ नहीं फॉलो कर रहे हैं। खैर चलिए, वी आर नॉट फॉलोइंग लॉकडाउन रूल्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखो छोटा करके इसको ये लिखा हुआ, क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे डेफिनेटली सही है। अभी तो पढ़े, यानी ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है। इसके बाद आप ये फर्स्ट वाले देख के फिर इसको देखो, हमेशा फर्स्ट वाला बेस है। और इस वाले में देखिए वी को वी लिख दिया, आर नॉट को छोटा करके आरंट लिखा है। क्या ये सही है? तो हमने पढ़ा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, यानी सेंटेंस कंप्लीटली सही है। तो एक सेंटेंस कंप्लीटली पूरा वर्ड के साथ लिखा गया था। सेकंड में हमने एपोस्ट्रॉफ वी आर में यूज किया। थर्ड में हमने एपोस्ट्रॉफ आर नॉट में यूज किया, यानी यहां पर किसी भी तरह की गलती आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग कैसे करते हैं। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल एपोस्ट्रॉफ के हिसाब से। बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है जो एग्जाम पे आया है, आइए देखते हैं। अब आपको टाइटल में लिख के आ रहा है इट्स और इट्स, दोनों को पढ़ते तो सेम ही है। आइए पहले दोनों का अर्थ क्या होता है समझते हैं। इट्स मीनिंग इन हिंदी, देखिए यहां पर केवल एस लगा है, एपोस्ट्रॉफ नहीं है। इसका अर्थ जो होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है इसका या उसका। इट्स का मतलब क्या है हिंदी में? इसका या उसका। ये इसका हिंदी हो गया। आप घबराइए नहीं,
नहीं भी हिंदी आता होगा तो हम लोग सीख जाएंगे। अब आप कोई बोलेगा सर इसका मतलब क्या होता है? जब भी ये शब्द दिखाई पड़े मन में एकदम विचार जाना चाहिए, इसका मतलब दो चीज होता है, या तो इट इज या इट हैज। याद है ना, मैंने सिखाया था इट हैज को भी छोटा करके इट्स कहते हैं, इट इज को भी छोटा करके इट्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल में बहुत सुंदर समझते हैं, आपके लिए चिकन मैंने रेडी करके रखा है, आइए इसको लेते हैं भाई। जो वेजिटेरियन है बस देखिएगा, स्वाद मत लीजिएगा। हेयर इज योर चिकन करी। अब हमारे पास आगे दो ऑप्शन है, इट्स ऑब्लिक इट्स टेस्ट इज डिलीशियस। अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी समझ रहे हैं, आंसर आ चुका है। इसका हिंदी क्या होता है? इसका तो कहता है कि भैया ये लो तुम्हारा चिकन करी, इसका टेस्ट एकदम डिलीशियस है। दूसरे एंगल से आते हैं, अगर आपको कुछ घबराहट महसूस हो रहा तो आप इसको ऐसे लिखो एक बार और इसको ऐसे लिखो, और मेरे जैसा इंग्लिश पढ़ना सीखो। इसको पढ़िए, दिल से पढ़िएगा, दिमाग से नहीं, और फिर अपने दिल से पूछिएगा कि क्या आता है आंसर। हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक तो छोड़िए, चिकन रखा ही हुआ कोई नहीं ले रहा। पढ़ते हैं इट इज टेस्ट इज डिलीशियस। दिल से कैसा आवाज आ रहा? इट इज टेस्ट इज डिलीशियस। और एक बार अपने दिल से पूछते हैं, आप तो रोज किसी न किसी फोन से पूछते ही होंगे, कम से कम इधर में पूछ ले, इट इज टेस्ट इज डिलीशियस। अपना दिल बोला बड़ा खराब लग रहा, घबराहट महसूस हो रहा, यानी ये गलत है। आपका दिल से पूछ रहे हैं कि क्यों खराब महसूस हो रहा, क्यों घबराहट, तो अपना दिल कहता है यार दो दो बार इस लगा दियो तो खराब नहीं लगेगा, तो इसका मतलब मेरे भाई ये अनकंफर्टेबल महसूस कराता, यानी ये गलत है। हमारा दिल जो है ना बहुत अच्छा है भाई, इंसानों के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। उससे दिल लगा के पूछना पड़ता है, मन लगा के पूछिए तो जवाब सही देगा। अब आप इसको पढ़ के देखिए, देखिए कैसा महसूस होता है। इट हैज टेस्ट इज डिलीशियस। अपना दिल बोला कि बार बार खराब चीजों को क्यों दिखाते हो, कभी अच्छा तो दिखाया करो। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये गलत, इसका मतलब इट्स मेरे भाई कभी नहीं होगा। अब थोड़े से प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो एक ही सेंटेंस में दो दो बार इस कैसे लगाइएगा, और एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब इस तरह से कैसे लगाइए, नहीं लग सकता ना। तो मैंने दिमाग को भी समझाया, दिल को भी समझाया, और पता चला कि इसमें क्यों कौन सा सही है। इट हैज नहीं लगाने का एक कारण और है। आपने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो बचपन की चीजों से याद आता होगा, अरे यार हैज होने से तो बीन होना चाहिए, हैड होने से तो बीन होना चाहिए, हैव होने से बीन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बचपन की चीजों को याद तो करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे भाई हैज के बाद तो बीन है ही नहीं, कहानी खत्म हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने हर हिसाब से समझाया। अब चलते हैं ये वाले पे। हिंदी ना करो, क्योंकि हिंदी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर हिंदी आता तो हम लोग इंग्लिश में अच्छा ना होते। इसके अपोजिट एक स्लोगन और सुनिए, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में आता है, इंग्लिश का हिंदी करना अगर आपको आता है, सोचिए अगर दुनिया में सबको आता है तो कोई सब इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं ले आता। तो मेरे भाई इंग्लिश एक ऐसा चीज है, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आना चाहिए, ट्रिक्स संभव है वही सिखा रहे हैं। यहां पे देखो, अब आपको सोचना है कि ये में कौन सही है। तो पहले हमेशा इसको तोड़ के लिख दीजिएगा, इट इज और इसको इट हैज, और सेंटेंस को दिल से पढ़वाइएगा, दिमाग से नहीं। मैंने पढ़ा इट इज बीन, दिल में अच्छा महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने पढ़ा इट हैज बीन, जैसे मैंने पढ़ा दिल ने जवाब दिया, हैज के साथ बीन मैच किया, जोड़ा बनाते हैं ना आप लोग, तो जोड़ा बन गया और इमीडिएट मैंने मारा सही, यानी ये सही है। कितना आसान है, देख रहे हैं, छोटी मोटी चीजों को, ठीक है, और थोड़ा प्यार की भाषा में सिखा रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश ऐसा चीज है जिससे आप कोसों दूर रहते हैं, थोड़ा आपके दिलों के पास ला रहे हैं, और शब्द को ऐसे यूज कर रहे हैं ताकि आप सेशन को एंजॉय करें, है ना। आप लोग मेरे परिवार के लोग हैं, तो आपको ऐसा ज्ञान देना है, ऐसा चीज सिखाना है कि आप उसको अच्छे से सीख जाओ। तो आसान है, ऐसे करके करिए।
अब आप पूछ रहे होंगे सर इसका हिंदी होता क्या है, तो इट हैज़ बीन प्लेजर मीटिंग यू। अगर कोई आपसे मिलने आया, आपको मिलके अच्छा लगा, तो उनको ये इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स बीन प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये इसका हिंदी है। और यार हम तो कहते हैं कि कभी कभार किसी से मिलके अच्छा नहीं लगता, बड़ा मूड खराब होता है, तब भी कभी कभी बोलना पड़ता है, बेचारे को खराब नहीं लगा कि आपसे मिलके अच्छा लगा। आपके दोस्त में, आपके रिलेटिव में कई लोग ऐसे होंगे जो बड़ा चाटता है, बड़ा बोर करता है, क्या बोलिएगा, करना ही पड़ता है। और दुनिया में हर किसी से अच्छे से संपर्क बना के रखो, क्या पता कब किसी का जरूरत पड़ जाए। आगे चलते हैं। अब ये सब आपके लिए है, अब आपको पूछना है, आपको करना, और मुझे पूरा भरोसा है आप 15 सेकंड वीडियो पॉज मारिएगा, सब के सब आप बनाइए। चलिए, आपने बना लिया होगा। यहां पर जैसे ही मैंने बोला, पहले मैंने क्या कहा, इसको फोकस करना है। जैसे मैंने इट इज लिखा, अंदर से ख्याल आया कि ये सही है, इट इज माई मोबाइल। इतना इंग्लिश तो भैया आता है अपने को, यानी यहां इट्स यूज होगा। आई हैव ए फैन, इसका हिंदी आप समझे, मतलब कुछ ना कुछ पंखा से संबंधित। अब इसको पढ़ते हैं, इसको पहले हम लोग करते हैं। इट इज भी लिखते हैं, इट हैज भी लिखते हैं, हिंदी मत करिए, पढ़िए इसको यहां से। इट इज ब्लेड्स आर शार्प, तो थोड़े से पहले द्वारा बताया गया, यार इज भी आ रहा, आर भी आ रहा, खराब लग रहा है, गलत है। इसके बाद पढ़ते हैं इट हैज ब्लेड्स आर शार्प, कैसे बनेगा यार बात, दोनों के दोनों दिल को खराब महसूस कराता है, गलत है, मतलब ये वाला इट्स लगेगा। आपके लिए हिंदी कर देते हैं। मेरे पास एक पंखा है, आई हैव ए फैन, इट्स ब्लेड्स आर शार्प, इसका ब्लेड जो है काफी शार्प है, तेज बहुत है। क्लियर। इसके बाद मेरे यार बीन दिख गया तो मन ललचा गया, लड्डू फूटा, क्योंकि ये इट्स का इट हैज होता है, लगाओ इसको यहाँ पे। ये सारे एग्जाम पे आए हुए हैं, मेरा नहीं है दिया हुआ। लास्ट वन, इसको भी देख के मन में लालच इतना आया कि पानी मुंह से गिरने लगा, और यही वाला आंसर लगा दिया। क्यों भाई, क्योंकि इट हैज तो नहीं बोलते हैं, इट इज माई वॉच बोल सकते हैं। अच्छा लग रहा होगा ये पढ़ के, मजा आ रहा ना, ठीक है। आप लोग यार इंग्लिश का क्लास देखते नहीं, इंग्लिश का क्लास देखा करो, कमेंट किया करो यार, तब मेरे को भी अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत लगता है ये सब कंटेंट बनाने में, थोड़ा कमेंट करिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अगला हम लोग देखते हैं ट्रिक्स क्या है। यूज ऑफ कजन, ये वर्ड जो कजन है ना, इसका यूज कैसे करना है आपको सिखाते हैं। सबसे पहला चीज है कि डू नॉट यूज कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। ये इंग्लिश में बार बार आता है, और हम लोग कभी कभार स्पोकन इंग्लिश में बार बार ये मुंह से निकाल ही देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये हम लोग हैबिचुएट हो चुके हैं इसके लिए। तो कजन ब्रदर एक साथ नहीं बोलना है, कजन सिस्टर एक साथ नहीं बोलना है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आइए सिखाते हैं। आई हैव 3 कजन ब्रदर। आप देख रहे हो जैसा कि मैंने मना किया, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो फिर आप बोलेंगे सर बोलना कैसे पड़ेगा, तो आपको सही क्या करना, आई हैव 3 मेल कजन। कभी भी ब्रदर मत बोलिएगा, अगर लड़का है आपका, लड़का भतीजा है, तो आपको बोलना है मेल कजन। क्लियर। आगे, सी हैज 3 कजन सिस्टर, बिल्कुल गलत है, कजन के साथ ब्रदर भी नहीं, सिस्टर भी नहीं। फिर कैसे बोलेंगे सर, अगर उसकी भतीजी है, लड़की वाली भतीजी है, ठीक है ना, मतलब लड़की भतीजी है, तो आपको बोलना सी हैज 3 फीमेल कजन। बहुत ही आसान है ना, मेल होने से मेल कजन बोलना है, फीमेल होने से फीमेल कजन। अच्छा आइए आगे, सी इज माई कजन सिस्टर, गलत है, आप तो समझ ही गए हो। इसको सही कैसे करेंगे सर, सी इज माई, क्या ऐसा बोल सकते हैं सर, सी इज माई फीमेल कजन, ये भी गलत होगा। क्यों बताइए, तो आपको तो पहले से ही पता है सी लगा हुआ है, यानी ये लड़की ही होगी, तो फिर फीमेल क्यों लगाएंगे। ओनली बोलना है सी इज माई कजन। उम्मीद करते यहां फीमेल कजन क्यों नहीं लिखा गया आपको पता चला। लास्ट एग्जाम्पल, ही इज माई कजन ब्रदर, पक्का गलत है,
यहां पर सही होगा ही इज माई कजन ओनली। कजन, मेल कजन बोलेंगे क्या? मेल कजन तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही शब्द है, इससे लड़का का भाव पता चल गया है, तो ओनली बोलना है ही इज माई कजन। इंग्लिश में कई बार आया हुआ है। कजन मतलब भतीजा जो होता है, ये भी आप कह सकते हो, भतीजी ये भी कह सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए थोड़ा इंग्लिश के क्लास को और एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो बचपन में आप एक ही आदत लगाए होंगे, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये जो टीचर सिखाए हुए हैं ये गलत है। आप मेरे साथ दोहराइएगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग नंबर देके गिन सकें, 1 2 3 4 ऐसे, या इसके साथ एक चीज प्लस करो, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग 1 2 करके बोलते हैं। अभी एग्जांपल देंगे हम, जिसको 1 2 करके बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और प्लस 1 2 3 करके गिन सकें, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये काउंटेबल नाउन का एग्जैक्ट एंड करेक्ट डेफिनेशन है। फिर आप पूछोगे सर अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिसको हम लोग 1 2 3 करके नहीं गिन सकते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में 1 2 3 डॉट डॉट नहीं कहा जाता है, that is called uncountable noun. This is called exact pure definition of countable and uncountable noun. जैसे बार बार हम बच्चे को एग्जांपल देते हैं कि स्टार जो है ना वो काउंटेबल नाउन है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं गिन सकते हो, वो वाला डेफिनेशन के हिसाब से स्टार तो अनकाउंटेबल में चला जाएगा। स्टार क्यों काउंटेबल नाउन है मेरे भाई? तो इसके लिए हम बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। हम लोगों को ये पूछते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो क्या चेयर काउंट कर सकते हो? तो बच्चे बोलते हैं यस सर, 10 या 15 या 50 चेयर है। फिर मैं उनको बोलता हूँ क्या आपके क्षेत्र में पूरा चेयर भर दिया जाए तो गिन सकते हो? तो फिर से जवाब आएगा यस सर। अब तीसरा सवाल जैसे ही पूछते हैं तो बेचारा सोचने लगता है कि पूरा इंडिया में चेयर बिछा दे तो क्या आप गिन सकते हैं? तो फिर वो सोचने लगता है कि हाँ बोले कि नहीं, जनरली नहीं बोलेगा। तो क्यों वो नहीं बोल रहा? क्योंकि वो उसके कैपेसिटी से बाहर हो गया। लेकिन मुझे बताइए, चेयर तो अब भी 1 2 3 करके गिन सकते हैं ना। सेम उसी तरह से स्टार का हाल है। खाली समय में बचपन में आप क्या करते थे? ऊपर देखते थे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी और आप तारा गिन के आप उनको देते थे, कुछ कहानियां सुनते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप स्टार को 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो आप बिल्कुल से गलत जानते होंगे। अनकाउंटेबल नाउन का एक परिभाषा और भी हो सकता है, एक ऐसा चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। और मेरे सारे दोस्त या बच्चे समझिएगा, आपको अनकाउंटेबल नाउन ही याद करना है, फोकस इस पे करना है, क्योंकि काउंटेबल को कोई नहीं पूछता भाई। अनकाउंटेबल इज अ यूनिक थिंग, आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो ना कि वाटर अनकाउंटेबल क्यों है? 2 रीजन है। क्या आप 1 पानी 2 पानी कभी खरीदे हो? नहीं ना, इसके कारण ये अनकाउंटेबल। क्या वाटर को आप यहाँ पे साइंस मत लेके आइएगा केमिस्ट्री सर, वाटर को ब्रेक कर सकते हैं आधा आधा? नहीं ना, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सेपरेशन कर रहे हैं। कुछ और समझिए। अब आपको बोलेगा कि यार राइस क्या है? राइस मतलब चावल। तो फिर एक बच्चा मेरे सवाल करेगा, सर मेरे को 1 केजी चावल दिन दे दो ना, 1 सप्ताह में गिन के बता देंगे। आप क्या सोचते हैं हम इतना कमज़ोर हैं क्या? 1 सप्ताह में गिन देंगे। लेकिन मेरे दोस्त
क्या आप कभी दुकान में 10 चावल लेके आए हैं? दुकान में गए और दुकानदार को बोले भाई साहब 10 चावल दे दीजिए ना। क्या आपने उनसे कभी बोला है आज तक भाई साहब 1000 चावल दे दीजिए ना? नहीं बोलते हो ना। इसका मतलब चावल को 1 2 3 4 प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कहा जाता है। और मैंने यही तो डेफिनेशन सिखाया कि जब नहीं कहा जाएगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा लग रहा होगा यार, समझ में आ रहा होगा कि नहीं? ठीक है, तो मतलब डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा ना तो बहुत अद्भुत चीज है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, आप घबराइए मत, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ा मस्त देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला स्लो, अब ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? तो मेरे जैसा फनी अंदाज में पढ़िए तब मजा आएगा, नहीं तो इंग्लिश तो आपका टेंशन रही है। धीरे, मैं आपके लिए एक सुंदर सा सेंटेंस लिखता हूँ, ये मैं ऑफलाइन बैच में हमेशा देता हूँ। मैं एक धीरे रोज चलता हूँ। कभी चले हो भाई जिंदगी में एक धीरे? ना कभी आधा धीरे चलते हैं, ना कभी 10 धीरे चलते हैं, नहीं चलते हैं ना। इसका मतलब इस शब्द के आगे 1 2 लगा ही नहीं सकते हैं, यानी ये जो वर्ड हो गया ये सिंगुलर प्लूरल में काउंट नहीं होगा। एक बताने का तरीका था, आ रहा समझ में? ठीक है, अच्छा। इसके बाद हमारे पास आ गया ज्वेलरी। अब ज्वेलरी काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? थोड़ा आप लोग सोचेंगे, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, है ना? तो आप देखो दिमाग लगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा क्या? अच्छा, ई होगा ना। हाँ, दिखने में मेरे को थोड़ा खराब दिख रहा था। तो ज्वेलरी के स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम पे आ चुके हैं। तो देखो ज्वेलरी क्या होगा? अब एक लड़की बोलेगी, लड़की लोग भी देख रही होगी, बोलेगी सर मेरे पास तो 3 4 है। फिर कोई लड़की बोलेगी अरे तेरे पास 3 4 ही है, मेरे पास तो 7 7 8 8 है। तो बगल वाली लड़की सुन के हंसेगी, बोलेगी यार तेरे पास 3, तेरे पास 7, मेरे पास तो है कि गिन भी नहीं सकते। लड़का लोग बेचारा केवल सुनेगा, बोलेगा यार अपने पास है ही नहीं तो हम क्या करें, इसमें तो कमेंट ही नहीं करेंगे। सर लड़की से ही पूछ लो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो मैं बताता हूँ भाई, मैं भी लड़का हूँ, ठीक है, लेकिन बता देते हैं मेरे पास तो है एक भी नहीं। अब ये ज्वेलरी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कैसे पता करेंगे? आप मान लीजिए आपके गले की हार ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या गले की हार को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में? क्या डिवाइड किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये पढ़िए, बहुत मजेदार चीज है, अलग अलग तरह से समझिएगा तब ज्ञान होगा। वो वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा, गिनती कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा नहीं यार। समझ में आ रहा ना? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बोला मनी यानी पैसा। सोचिए, दिमाग लगाइए। मान लीजिए 5 रुपए का कॉइन है, डिवाइड कर पाओगे मेरे भाई कॉइन को? नहीं कर पाएगा ना, ये तो पैसा ही है ना, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। ऐसे कभी कभी सोचने से लगता है थोड़ा हम भी बच्चा बन जाते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ यार कॉइन दे दो मेरे पास, गिन लेंगे और गिन के रख ही लेंगे अपने पास। कभी कभी बचपना करके लगता है कि ये तो गिनती हो सकता है, लेकिन जब इसका कारण जानते तब पता चलता है कि यार ये तो अनकाउंटेबल में आएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सबको समझ में आया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्या है, एक्चुअली कैसे हम लोग पता करते हैं। तो चलिए भाई, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आप टेंशन ले लेंगे। अगली बार हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खास करके अनकाउंटेबल और नाउन का आखिरी पार्ट हम लोग अगली बार करेंगे, पार्ट 4। उसके बाद आप क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ग्रुप में बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।